हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल माही बायोलॉजी कॉन्सेप्ट इन हिंदी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट, जो आज की हमारी क्लास होगी वो है हम जो किस पे लेके आए हैं, आपके जो बोर्ड क्लास 10th बोर्ड क्लास होती हैं उनके साइंस की, जो साइंस या विज्ञान सब्जेक्ट होता है उसके लिए हमने पहली क्लास या प्रथम क्लास आज स्टार्ट की है। तो आप सभी से निवेदन है जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उन सभी से निवेदन है कि मेरी इस क्लास के माध्यम से आपको 10th की सारी क्लासें प्रोवाइड की जाएगी। और आपसे ये निवेदन है कि आप अपने क्या करें, अपने जो जितने भी दोस्त या फ्रेंड्स हैं जो आपकी क्लासमेट है तो उन सभी के पास ये वीडियो ज़रूर पहुंचाए ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से साइंस सब्जेक्ट पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है, तो आपसे एक बार और विनती है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि जो जितनी भी मेरी क्लास होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी आ जाएगा, जिससे कि आप अपनी जो तैयारी है वो आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 10th की विज्ञान। ठीक है, अब हम विज्ञान पढ़ने से पहले विज्ञान में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो विज्ञान में हमें पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर 1 अध्याय आपका जो चैप्टर 10th क्लास में नंबर 1 आता है आपका कि भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के जो मानव जीवन होता है या मानव शरीर होता है उनके लिए कौन सा भोजन अच्छा रहता है और कौन सा भोजन अच्छा नहीं रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बारे पढ़ेंगे हम मानव स्वास्थ्य या ह्यूमन हेल्थ, कि भाई मानव के लिए कौन सी चीज़ें खाए या कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी कारक होती है या अच्छी होती हैं, और कौन सी चीज़ें हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मानव भोजन एवं स्वास्थ्य। ठीक है, तो हम इसका क्या करते हैं, सबसे पहले परिचय है कि भाई इस लेसन में हमें पढ़ना क्या है। कोई भी लेसन पढ़ने से पहले हमें उस लेसन का इंट्रोडक्शन होना चाहिए या परिचय होना चाहिए कि भाई इस लेसन में हमें पढ़ना क्या है। तो हमें इस लेसन के नाम से पता चलता है कि भोजन पढ़ना है और मानव स्वास्थ्य पढ़ना है। अब ये भोजन क्या होता है, जो हम हमारे शरीर में ऊर्जा के लिए जो हम भोज्य पदार्थ या जो भी चीज़ खाते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा भोजन कहलाता है। ठीक है, अब वो भोजन कैसा हो सकता है, एक तो संतुलित हो सकता है, एक असंतुलित हो सकता है। ठीक है, वो बात की बात है। ठीक है, अब परिचय में भोजन लेते हैं वो कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। और जो भोजन होता कैसा है, वो भोजन होता है, वो भोजन क्रिया वो होती है जिसमें क्या है, हम भोजन को लेते हैं मुख के द्वारा और शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा पचा लिया जाता है, जिससे क्या हमें एनर्जी प्राप्त होती है और ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हमारे शरीर है जो हष्ट-पुष्ट और एनर्जी फुल बना रहे। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि भोजन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कि भाई भोजन कौन कौन से प्रकार के होते हैं और भोजन जो कुपोषण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संतुलित भोजन। क्या आता है, नंबर 1 पे आपका आता है संतुलित भोजन। अब ये संतुलित भोजन या बैलेंस फूड क्या होता है, तो संतुलित भोजन में अगर आपको बताऊं कि संतुलित भोजन क्या होता है, तो संतुलित भोजन वो होता है जो आपका जो साफ सुथरा भोजन या साफ सुथरा भोजन ही संतुलित भोजन कहलाता है। ये छोड़ो, ये तो नॉर्मल परिभाषा हो गई, लेकिन जो इसकी मेन परिभाषा है वो है कि वो भोजन जिसमें आवश्यक घटक उपस्थित हो, वो भोजन क्या कहलाता है, संतुलित भोजन। क्या हो इसमें, आवश्यक घटक। ठीक है, अब ये आवश्यक घटक कौन कौन से होते हैं, भाई हमने ये तो जान लिया कि भोजन में आवश्यक घटक हो। अब ये आवश्यक घटक कौन कौन से होते हैं, तो नंबर 1 पे आता है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नंबर 2 पे आता है आपका प्रोटीन। ठीक है, नंबर 3 पे आपका आता है वसा। क्या आता है, वसा। नंबर 4 पे आता है आपका विटामिन। ठीक है, नंबर 5 पे आता है आपके खनिज लवण। ठीक है, अगर हम कोई भोजन ले रहे हैं या जो भी हमने खाना खाया है, अगर उस खाना के अंदर ये आवश्यक घटक कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण है, तो वो आपका कैसा भोजन है, संतुलित भोजन है या बैलेंस फूड है। क्या है, बैलेंस फूड है। ये तो हो गया संतुलित भोजन। अब ये संतुलित भोजन में कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य होता है, प्रोटीन का क्या कार्य होता है, वसा का क्या कार्य होता है, विटामिन का क्या कार्य होता है, खनिज लवण का क्या कार्य होता है, तो इसको
उसको भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करूं मैं कार्बोहाइड्रेट की, जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसमें किसकी मात्रा होती है, ग्लूकोज की होती है। और जो हम प्रोटीन लेते हैं उसमें किसकी मात्रा होती है, एमिनो अम्ल और पेप्टाइड की मात्रा होती है। और जो वसा लेते हैं उसमें होते हैं ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल और विटामिन। एक आपको बात बता देता हूँ, विटामिन है जो ऊर्जा में नई सहायक होता है, ये हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं को बनाए रखता है, ठीक है। इसके बाद आता है खनिज लवण, मिनरल्स। क्या आते हैं, मिनरल्स आते हैं। अब ये मिनरल्स क्या होते हैं, अगर इन शरीर में हमारे शरीर में मिनरल्स की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती है और ग्रोथ डेवलपमेंट रुक जाता है, ठीक है। तो मैं बात करूं तो सबसे पहले कि भाई अब संतुलित भोजन तो हो गए, अब हम बात करते हैं किसकी, नंबर 2 पे आता है आपका असंतुलित भोजन, ठीक है। अब वही संतुलित भोजन ये है, तो अगर संतुलित भोजन तो आवश्यक घटक होते हैं, ठीक है। अगर मैं ये बात करूं कि संतुलित भोजन में, असंतुलित भोजन में आवश्यक घटक अनुपस्थित, क्या आवश्यक घटक अनुपस्थित। अगर किसी भोजन में ये आवश्यक घटक अनुपस्थित होते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका असंतुलित भोजन। अब ये असंतुलित क्यों हुआ, क्योंकि इसमें आवश्यक घटक नहीं होते हैं। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। ये तो हो गया आपके असंतुलित भोजन की परिभाषा। ये कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, 1 नंबर के सवाल में संतुलित भोजन क्या होता है और असंतुलित भोजन क्या होता है। इसके बाद आता है आपके नंबर 3 पे, काफी इंपॉर्टेंट है, कुपोषण। क्या होता है, कुपोषण। अब ये कुपोषण क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते थे। जो हमने क्या लिया, सबसे पहले संतुलित भोजन में क्या लिया, आवश्यक घटक। अब कुपोषण की परिभाषा आप ध्यान से सुनना। कुपोषण की परिभाषा ये होती है कि आवश्यक घटकों की लंबे समय तक कमी। जो ये आवश्यक घटक होते हैं कौन कौन से, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण की लंबे समय तक इनकी जो कमी रहती है, तो इसको क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। और ये कुपोषण ज्यादातर किस में देखा जाता है, महिलाओं में। किस में, महिलाओं व बच्चों में। जो बच्चे और महिलाएं होती है उनमें सबसे ज्यादा क्या देखा जाता है, कुपोषण देखा जाता है, ठीक है। अब आता है कुपोषण के कुछ प्रभाव इस प्रकार होते हैं कि जो कुपोषण होने के बाद क्या होता है, शरीर के वजन में कमी आ जाती है, ठीक है। और जनन क्षमता में कम, महिलाओं में कुपोषण से ज्यादा क्या प्रभावित होता है, जनन क्षमता कमजोर। क्या होती है, जनन क्षमता कमजोर, ठीक है। बच्चों में क्या होता है, इसमें क्या होती है, मानसिक विकास रुक जाता है। जो मानसिक विकास होता है, मानसिक विकास में कमी आती है, ठीक है। और इसकी क्या होती है, उनकी वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। ये तो हो गया कुपोषण। अब ये आता है कि हम जो कुपोषण पढ़ेंगे उस कुपोषण में क्या पढ़ेंगे, नंबर 1 पे आता है विटामिन कुपोषण। के भाई विटामिन की कमी हो गई लंबे समय तक हमारे शरीर में, तो कौन सा कुपोषण होगा, विटामिन कुपोषण होगा। अगर प्रोटीन की हमारे शरीर में लंबे समय तक कमी रहेगी तो कौन सा होगा, प्रोटीन कुपोषण होगा। और हमारे शरीर में लंबे समय तक खनिज लवणों की कमी रह गई तो क्या होगा, खनिज कुपोषण होगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं विटामिन की। और ये जो विटामिन टॉपिक है आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी विटामिन टॉपिक में से 1 नंबर का सवाल 101% पूछा जाता है इस विटामिन से रिलेटेड। पिछले एग्जाम भी आप देख लेना, पिछले 3-4 साल के जो पेपर्स होते हैं, प्रीवियस पेपर, उसमें देख लेना कि आपको विटामिन का हर बार 1 सवाल मिलता है। तो आपको ध्यान से देखना है कि विटामिन होता क्या है और विटामिन की क्रिया किस प्रकार होती है। तो मैं सबसे पहले बात करूं विटामिन, क्या करूं, विटामिन। थोड़ा बहुत विटामिन का भी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ठीक है। ये लो विटामिन, ठीक है। अब आता है कि इस विटामिन की सबसे पहले खोज किसने की थी, विटामिन की खोज की थी एक हॉकिंस नामक वैज्ञानिक आते हैं। कौन, हॉकिंस, ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले विटामिन की खोज की। लेकिन जो नाम दिया था वो किसने दिया था, एक फंक नामक वैज्ञानिक आते हैं। कौन आते हैं, फंक। ये फंक नामक वैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने सबसे पहले कहा कि ये विटामिन होते हैं। क्या होते हैं, विटामिन होते हैं। अब हमें विटामिन होते क्या हैं, ये विटामिन हमारे शरीर के ऐसे आवश्यक घटक होते हैं जो ऊर्जा के रूप में कार्य नहीं करते हैं। विटामिन हमें शरीर में कोई किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं देते हैं, लेकिन अगर इन विटामिन की कमी हो जाती है तो मानव शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो ये क्या करता है, ओनली फॉर हमारे शरीर की जैविक क्रियाएं होती हैं या बायोलॉजिकल जो फंक्शन होते हैं उनको संतुलित बनाए रखने
रखना यही कार्य करता है विटामिन। ठीक है, अब आता है नंबर कि भाई एक साइड हम रखते हैं विटामिन और उसकी साइड रखते हैं, एक साइड आएगा आपका विटामिन का जो केमिकल नेम है या रासायनिक नाम है, और दूसरी तरफ पढ़ेंगे हम कमी से रोग या डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज, विटामिन की डेफिशिएंसी या कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, आप ध्यान से देखना क्योंकि एक एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 पे मैं स्टार्ट करता हूं, आपका नंबर 1 पे आता है विटामिन ए। ठीक है, क्या आता है? विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। और जो इस विटामिन की कमी से जो रोग होता है, नंबर 1 पे आता है आपका रतौंधी और नंबर 2 पे आता है आपका जीरोप्थेल्मिया। ये जो दोनों बीमारियां हैं ये किससे हैं? आंख से संबंधित है। आंख माने तो यह जो रतौंधी है इसकी कमी से क्या होता है, सॉरी रतौंधी होने पर क्या होता है, मनुष्य में दिन में तो दिखाई देता है लेकिन क्या होता है, रात में नहीं दिखाई देता है। ठीक है, अब ये रात में क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि उसके शरीर में किसकी आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अब ये आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से हो गए उसमें शरीर में? जैसे विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से होते हैं ये हम आपको यहाँ पे प्रत्येक चीज नहीं लिखा पाएंगे, लेकिन आपके बुक के अंदर इनके सभी के सोर्स मिले हुए हैं, वो एक बार बुक पे देख लेना। नंबर 2 पे बात करते हैं हम विटामिन बी। कौन से? विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम है आपका थायमीन। क्या है? थायमीन। ठीक है, अब विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होता है? विटामिन बी की कमी से होता है आपका बेरी। ठीक है, आपके एग्जाम में ज्यादातर ये बी कॉम्प्लेक्स पूछा जाता है, आप इंपॉर्टेंट कर लेना। जो बी के जितने भी विटामिन होते हैं वो आपके एग्जाम में पूछ रखे हैं। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स या बी संकुल भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन बी हो गया। अब नंबर 3 पे आता है विटामिन B2। क्या आता है? B2। B2 का रासायनिक नाम है आपका राइबोफ्लोविन। क्या है? राइबोफ्लोविन। ठीक है, अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? आपके राइबोफ्लोविनेसिस। क्या होता है? राइबोफ्लोवोनिसिस। राइबोफ्लोवोनिसिस। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर 4 पे विटामिन B3। क्या आता है? B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? सॉरी, रासायनिक नाम क्या है इसका? नियासिन। क्या है? नियासिन। और जो इसकी कमी से रोग होता है वो होता है आपका पेलाग्रा। और आपके यहाँ पे एक और बीमारी जिसे कहते हैं 4D। क्या कहते हैं? 4D। ये आपकी ज्यादा डीप हो जाएगी, लेकिन आपको यहीं पे अगर कहीं मिले 4D तो आपका संबंध होगा विटामिन B3। अब ये 4D क्या होते हैं? ये 4D का अर्थ होता है यहाँ पे जो इस विटामिन B3 की कमी से ऐसी 4 बीमारियां होती हैं जिसका प्रथम लेटर अक्षर है जो किससे शुरू होता है? D से होता है, इसीलिए इसे 4D कहते हैं। तो पहला D वाला बीमारी है आपके डायरिया, डर्मेटाइटिस और डेरेनिया, और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं 4D बीमारी। इसके बाद हम नंबर 5 पे बात करते हैं आपके विटामिन B12, विटामिन B12 या B12। ये सबसे विटामिन बी का सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा देना, क्योंकि इस विटामिन B12 में जो एक धातु पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? कोबाल्ट धातु। कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है, लेकिन इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालेमिन। क्या है? साइनोकोबालेमिन। आपको ये इसलिए याद रखना है कि हमारे शरीर में ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, तो आपका उत्तर क्या होगा? विटामिन B12। क्या होगा? विटामिन B12, जिसकी कमी से आपका कौन सा रोग होता है? एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया। इस एनीमिया में होता क्या है कि शरीर में आरबीसी की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? आरबीसी की कमी हो जाती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आरबीसी क्या होती है। आरबीसी होती है हमारे शरीर के रक्त की एक पार्ट होता है जिसका अर्थ होता है लाल रक्त कणिकाएं या इरिथ्रोसाइट। क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। ठीक है, इसके बाद हम बात करें आपके विटामिन सी। क्या करते हैं बात? विटामिन सी की। अब इन विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? आपके एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। याद रखना भाई आप इसको, क्या नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, अब इन विटामिन सी की कमी से आपका कौन सा रोग होता है? स्कर्वी।
ठीक है, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन सी स्कर्वी और इसका नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल रासायनिक नाम है, और जो इसकी कमी से रोग होता है वो क्या होता है? स्कर्वी होता है। अब ये स्कर्वी क्या होता है? जो मसूड़ों से खून बहता है, कई बार होता है क्या, हमारे मसूड़ों से ब्लड निकलता है या खून निकलता है, वो किस कमी के कारण? विटामिन सी के कारण। और जो इसके जो मुख्य स्रोत होते हैं वो रहते हैं आपके सिट्रस फल। अब ये सिट्रस फल क्या होते हैं? जो सिट्रस, जिस ऐसे फल जिसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, वो कौन से होते हैं आपके? जैसे नींबू की बात करें हम, संतरा की बात करें, आंवला की बात करें, तो इनमें क्या पाया जाता है? आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आपके 7 नंबर पे आता है विटामिन डी। क्या आता है? विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम है आपका कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, तो यहाँ पे ये जो कैल्सी शब्द है आप सभी ने सुन रखा है, या आपको दिमाग में घूम रहा होगा कि ये सवाल कहीं कैल्शियम से तो रिलेटेड नहीं है, या कैल्शियम से संबंधित तो नहीं है। तो आपको मैं बता देता हूं कि जो ये विटामिन डी है, इसका जो रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, वो शरीर में अगर कैल्शियम की मात्रा को डिपेंड करता है या निर्धारित करता है। ये जो कैल्सीफेरॉल है ये कैल्शियम से बना, और इसकी कमी से होता है क्या? रिकेट्स बीमारी। अब ये रिकेट्स बीमारी क्या होती है? तो हम आपको बता देते हैं, जब आदमी बुजुर्ग होता है या विटामिन डी की कमी होती है, तो उनके अस्थियों के जो जंक्शन होते हैं या जो जोड़ होते हैं, वहां पर क्या होते हैं? दर्द होता है। आपने सुना होगा बुढ़ापे में आदमी, या जो आदमी होते हैं या महिलाएं होती है, उनके क्या करते हैं? जोड़, हाथ पैर क्या करते हैं? दर्द करने लगते हैं। ठीक है, किस कमी के कारण? विटामिन डी। और इस विटामिन डी का मुख्य स्रोत है आपका सूर्य का प्रकाश या सनलाइट। जितना आप सूर्य के प्रकाश में खड़े रहोगे तो आपके शरीर के अंदर क्या होगी? विटामिन डी की मात्रा पर्याप्त होगी। क्या होगी? विटामिन की मात्रा पर्याप्त होगी। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं विटामिन ई। क्या आता है 8 नंबर पर? विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम है टेकोफेरोल। क्या है? टेकोफेरोल। ठीक है, अब इस विटामिन ई की कमी से आपके शरीर के अंदर नंबर 1 पे होता है बांझपन। क्या होता है? बांझपन। अब ये बांझपन क्या होता है? आपको ये भी हम समझा देते हैं। बांझपन वो होता है किसी महिला द्वारा उसके संतान की उत्पत्ति नहीं होना, या उसके द्वारा किसी अपने न्यू बॉर्न बेबी को जन्म ना देना, ये क्या कहलाता है? बांझपन कहलाता है। या उसके जो विटामिन ई की कमी हो जाती है तो अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है। और दूसरा बीमारी होती है अंधपन, या उसको दिखाई नहीं देता है अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें विटामिन के, सबसे लास्ट वाला आपका विटामिन के। ठीक है, अब इस विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? फिनोक्विनोन। कौन सा होता है? रासायनिक नाम क्या है इसका? फिनोक्विनोन। और जो इसकी कमी से रोग होता है वो कौन सा होता है? आपका रक्त का थक्का नहीं बनता है, या जो ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती है। अब ये ब्लड क्लोटिंग क्या होती है आपकी? जब आपके शरीर में चोट लग जाती है तो थोड़ी देर बाद क्या, रक्त बहने के बाद रक्त जो है वो रुक जाता है, और उसके ऊपर क्या जम जाती है? पपड़ी जम जाती है। किस कारण जम जाती है? ये उस विटामिन के कारण। ठीक है, इसलिए आपको विटामिन के को सबसे इंपॉर्टेंट भी देना है। एक ये विटामिन B12 देना है। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स का B12, और बाकी तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो विटामिन के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। क्या? अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कौन सा है आपका? अब जो आपका टॉपिक है वो है विटामिन, यहाँ पे खत्म होते हैं। इसके बाद हम आपके जो नया टॉपिक स्टार्ट है, इसके बाद जो दूसरे नंबर पे है आपका कौन सा? विटामिन कुपोषण खत्म हो गया। अब आता है आपका प्रोटीन कुपोषण, कि भाई शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो कौन से प्रकार के कुपोषण होते हैं। तो आपके मैं बात करूं यहाँ पे जो प्रोटीन के कुपोषण होते हैं वो कौन कौन से हैं? आपके 2 प्रकार के सिलेबस में दे रखे। एक तो होता है प्रोटीन की कमी से कौन सा? क्वाशियोकोर, और नंबर 2 पे होता है आपका मरस्मस। ठीक है, ये 2 प्रकार की बीमारियां होती है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि ये जो क्वाशियोकोर है ये क्या होता है। ठीक है, अब इस क्वाशियोकोर में क्या होता है कि मनुष्य के शरीर में क्या होते हैं? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, जिसमें बच्चों के क्या फूल जाते हैं। ये जो बीमारी है मुख्यतः किस में होती है? बच्चों में। किस में होती है? बच्चों में होती है।
ठीक है, इसमें क्या होता है, पेट फूल जाता है। क्या होता है, पेट फूल जाता है तथा आंखें बाहर निकल आती हैं। क्या आती हैं, पेट फूल जाता है तथा आंखें बाहर निकल आती है। और इसमें क्या होती हैं, भूख कम लगती है। क्या कम लगती है, भूख कम लगती है। ठीक है, अगर इस प्रोटीन की कमी हो जाती है शरीर में तो क्या होती है, क्वैशोकोर बीमारी होती है, जिससे क्या है, पेट फूल जाता है और भूख कम लगती है। इसके बाद आती है आपकी मरसमस। ठीक है, मरसमस में क्या होती है, ये भी बच्चों में होने वाली बीमारी है। इसमें क्या होता है, इसकी मानसिक क्षमता क्या होती है, मानसिक क्षमता कमजोर। अब मानसिक क्षमता क्या होती है, जो उसके सोचने की क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिसके कारण उसमें क्या होती है, जो उसका वो क्या हो जाता है, चिड़चिड़ापन। कौन सा होता है, और उसमें क्या होती है, चिड़चिड़ापन। क्या होता है, चिड़चिड़ापन। ये तो हो गया प्रोटीन की कमी से दो बीमारियां। ठीक है, और इसमें क्या होता है, आंखें बड़ी भी होती है। किसके कारण, मरसमस में क्या होती है, आंखें बड़ी होती है। क्या होती हैं, आंखें बड़ी होती है। ये तो हो गया आपके प्रोटीन कुपोषण। ठीक है, नंबर 3 पे आता है आपका खनिज कुपोषण। अब आपको एक बार पूछ लिया जाता है कि जो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्वैशोकोर। तो आपको क्वैशोकोर कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्वैशोकोर के जो लक्षण क्या होते हैं। ये होता है कि इसमें पेट फूल जाता है और भूख कम लगती है। क्या लगती है, पेट है जो वो बाहर आ जाता है और उसकी क्या अस्थियां दिखाई देती है और पूरा शरीर कैसा कंकाल की तरफ दिखाई देता है। लेकिन पेट क्या होता है, तूंद आ जाती है, बाहर तौंद आ जाती है, जो पेट उसका फुला हुआ लगाई देता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपकी मानसिक, दूसरा आता है मरसमस। मरसमस बीमारी से क्या होता है, एक तो मानसिक क्षमता कमजोर हो जाती है कि वो सोचने में असमर्थ रहता है और दिन भर क्या रहता है, आलस की तरह शरीर के अंदर आलस घुसा हुआ रहता है। और उसमें क्या आता है, चिड़चिड़ापन आता है, दिन भर क्या रहता है, चिड़चिड़ापन। ठीक है, और उसमें क्या होती है, एक आंखें बड़ी होती हैं और नेत्र, जो आंखें नेत्र कोटर से बाहर निकली हुई होती हैं, जो ये हमारे आंखों के नेत्र कोटर होते हैं हमारे उसके अंदर होती हैं। लेकिन जब मरसमस हो जाता है तो क्या होती है, आंखें, हमारे आंखों जो नेत्र कोटर होते हैं उनसे बाहर आ जाती है और बड़ी बड़ी दिखाई देने लगती हैं। किसकी कमी से, मरसमस होने के कारण, प्रोटीन कुपोषण के कारण। ठीक है, इसके बाद आता है आपका खनिज कुपोषण। क्या आता है, खनिज कुपोषण। अब ये खनिज क्या होते हैं, जो हमारे पृथ्वी में जो या हमारे जमीन से निकलते हैं खनिज तत्व। ठीक है, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, एक तो पाया जाता है आयरन। ठीक है, अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो शरीर में क्या कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, हमारे शरीर के रक्त के अंदर होता है। रक्त के आरबीसी या रक्त के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और उस हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा होती है, जिस कारण क्या होता है, रक्त का रंग लाल होता है। अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो गई तो हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, और अगर शरीर में हमारे हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो रक्त में क्या होगा, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होने से आपका क्या कार्य होता है, रक्त का कार्य क्या होता है, रक्त का कार्य होता है O2 और CO2 का परिवहन। अगर हीमोग्लोबिन कम होगी तो आपके शरीर के अंदर रक्त में O2 और CO2 का परिवहन नहीं होगा, जिससे आपके श्वसन प्रभावित होगा, जिससे आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। नंबर 2 पे मैं बात करूं, कैल्शियम। कौन सा, खनिज लवण कैल्शियम। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई तो आपके शरीर में क्या है, वो बोन है, वो अस्थियां हैं, वो क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। क्योंकि जो हमारी अस्थियां होती है मुख्यतः किसकी बनी होती हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट, CaPO4, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती हैं। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में अस्थियां कमजोर हो जाती हैं। ये तो हो गया। और नंबर 3 पे आता है आपका विटामिन के में, विटामिन के। ठीक है, विटामिन के, अगर शरीर में आपके पोटेशियम की कमी हो गई तो शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनेगा। इसके बाद आता है अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी, अगर आपके शरीर में क्या हो गई, आयोडीन की कमी हो गई तो आपका कौन सा होगा, गलगंट या गेंगा रोग होगा। ये तो हो गया आपका खनिज कुपोषण। आपका इंट्रोडक्शन हो गया, संतुलित भोजन हो गया, असंतुलित भोजन हो गया, कुपोषण हो गया। ठीक है, जो आगे का जो हमारा टॉपिक है वो क्या होगा आपका, मानव स्वास्थ्य। ये तो हो गया, भोजन तो हो गया। अब आगा आपका नेक्स्ट मानव स्वास्थ्य या मानव हेल्थ। ठीक है, अब हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, मानव स्वास्थ्य। जो हमारा विटामिन के टॉपिक खत्म होने के बाद अब आता है हमारा टॉपिक मानव स्वास्थ्य। क्या आता है, दूसरा नंबर मानव स्वास्थ्य। भोजन है मानव स्वास्थ्य में से। अब हम कौन सा करने जा रहे हैं स्टार्ट,
मानव स्वास्थ्य, ठीक है। अब मानव स्वास्थ्य में नंबर 1 आपके जो सिलेबस में दे रखा है वो है पीने योग्य जल, कि भाई पीने योग्य जल क्या होता है, ठीक है। अगर हम कुल जल की बात करूं तो पृथ्वी की जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी के कुल धरातल पर कितना पानी है, 71%। तो क्या है, पूरा का पूरा टोटल जल है। 71% तो क्या है, जल है, और 29% क्या है, धरातल है, ठीक है। तो पृथ्वी पर कुल कितना जल कितना है, 71% है, और 71 का 97% कितना, 97 या 97% तो क्या है, खारा, ठीक है। और जो पीछे बचा 3% है वो क्या है, पीने योग्य। और वो पीने योग्य पानी कौन सा है आपका, या जल कौन सा है आपका, जो जमीन का जल है या भूमिगत का जल है वो क्या है आपका, पीने योग्य जल है, ठीक है। अब ये जो स्वस्थ जल होता क्या है, आपके जो स्वस्थ जल वो होता है जो आपको आंखों से दिखने वाला साफ एकदम साफ सुथरा जल, ठीक है, जिसमें क्या हो, माइक्रोबैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु इत्यादि अनुपस्थित हो, एकदम साफ सुथरा जल जो आपके पीने योग्य हो, ठीक है। जल में O2 की क्या हो, पर्याप्त मात्रा हो, और जल में पोषक तत्व खनिज लवण या मिनरल्स घुले हुए ना हो, ओनली फॉर क्या हो, ऑक्सीजन घुली हुई हो, ठीक है। जल में क्या होती है, समस्त उपापचय क्रियाएं संपन्न होती हैं, इसलिए दिन में कितना पीना चाहिए हमें, 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है आपका दूषित जल, ठीक है। ये दूषित जल क्या होता है, या दूषित जल के दुष्प्रभाव। दूषित जल वो होता है जिसमें जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ इत्यादि उपस्थित हो, और उसको पानी में माइक्रोस्कोप या सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर अस्वस्थ या उसमें माइक्रोबैक्टीरिया उपस्थित हो, तो वो क्या कहलाता है, दूषित जल कहलाता है। अब ये दूषित जल क्या करता है, अगर हम दूषित जल हमारे शरीर में चला जाता है या हम पी लेते हैं, तो हमारे शरीर में क्या होता है, एक तो हैजा होती है, उल्टी, दस्त, पीलिया, ये सब किस कारण होता है, दूषित जल के कारण। लेकिन ये ना होकर एक आपके बहुत ही जो बीमारी होती है, क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके कई बार पूछ रखी है कि जो नारू रोग क्या होता है, या उसका जो रोग कर्मी है वो क्या होता है। ये नारू रोग क्या होता है, आज से कई साल पहले मैं बात करूं, 2001 से पहले की बात है कि जो नारू रोग पहले होता था अब पूर्णतः खत्म हो गया है। ये नारू रोग क्या होता है, इसमें क्या होती है कि जब हम दूषित जल पी लेते थे तो उससे क्या होता था, हमारे शरीर के अंदर जब विभिन्न प्रकार की जो फोड़े फुंचियाँ होती थी उसके समान एक लसलसा पदार्थ निकलता था, जो लंबी धागे के समान पूरे शरीर से बाहर निकलती थी, इसी को कहते हैं नारू रोग, ठीक है। इसका जो रोग जनक होता है वो क्या होता है, ड्रैकनकुलस मेडिनोसिस। क्या होता है, ड्रैकनकुलस मेडिनोसिस, जो किसके कारण होता है, एक कृमि के कारण होता है। आपके एग्जाम में पूछ रखा है नारू रोग का कृमि क्या है, नारू रोग का कृमि क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा, ड्रैकनकुलस मेडिनोसिस। क्या होता है, ड्रैकनकुलस मेडिनोसिस, ठीक है। अब आता है कि गंदे पानी से क्या क्या बीमारी होती है, उल्टी, हैजा, दस्त, पीलिया, और मुख्यतः आपके जो एग्जाम में पूछ रखा है वो क्या है, नारू रोग। अब इस नारू रोग का रोगजनक कौन होता है, ड्रैकनकुलस मेडिनोसिस नामक कृमि होता है, ठीक है। इसके बाद आता है नारू रोग हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 2-3 पे एक आता है आपका मोटापा, कि भाई मोटापा। अब ये मोटापा क्या होता है, शरीर का असंतुलित होना, या शरीर हमारे जो मानव शरीर का असंतुलित होना क्या कहलाता है, मोटापा कहलाता है। उसका वेट होता है एक, जैसे आप किसी एक स्वस्थ या एडल्ट या वयस्क आदमी की बात करूं तो उसका स्वस्थ वेट कितना होता है, 70 kg होता है। परफेक्ट वेट है एक आदमी का 70 kg। अगर इस 70 kg से ऊपर चला जाता है आदमी तो किस में आता है, आपके मोटापा में आता है। मोटापा मतलब उसका शरीर के विभिन्न अंग क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, जिसके कारण उसके शरीर में वजन में बढ़ोतरी हो जाती है, इसलिए उसे मोटापा आता है, ठीक है। अब ये शरीर में मोटापा में हमें क्या पढ़ना है, एक आता है शरीर का भार सूचकांक, बॉडी मास इंडेक्स, जिसका इंग्लिश में BMI कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, शरीर भार सूचकांक। अब ये शरीर भार सूचकांक क्या होता है, ये कुल भार और कुल लंबाई का अनुपात होता है। क्या होता है, कुल भार व कुल लंबाई का अनुपात। आपके एग्जाम में पूछ ले जाए बॉडी या भार, मानव भार सूचकांक क्या है, या बॉडी मास इंडेक्स क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा, कुल भार व कुल लंबाई का अनुपात ही क्या कहलाता है, BMI या शरीर भाग
सूचकांक, ठीक है। इसके बाद आता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का सूचकांक कितना होता है, या बीएमआई कितना होता है, या शरीर भार सूचकांक कितना होता है। तो आपका उत्तर होगा जब इसका कुल भार और कुल लंबाई निकालें तो अगर उसका उत्तर आपके 25 केजी मीटर स्क्वायर आता है तो वो सामान्य स्थिति होगी और वो क्या सा होगा, मोटापा नहीं होगा, वो एक स्वस्थ व्यक्ति होगा। लेकिन जब इसका बीएमआई मान 30 केजी प्रति मीटर स्क्वायर से ज़्यादा आता है तो आदमी को समझ लेना चाहिए कि वो मोटापा होता है। आप जिम पे जाना, जिम पे आपको बीएमआई निकाल के देंगे तो आपको वहाँ पे जाओगे तो जब सबसे पहले जाओगे तो आपका वेट लेंगे। अगर आप वेट बढ़ाने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले वेट लेगा, उसके क्या जांच करेगा, सबसे पहले बीएमआई करेगा। क्या करेगा, बीएमआई करेगा। उसके बाद प्रत्येक 10 दिन बाद आपकी और बीएमआई लेगा और आपको बता देगा कि भाई आपका शरीर बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। ये होती है बीएमआई, ठीक है। अब आता है मोटापा की कमी से कौन सी बीमारियां होती है, ठीक है। अब मैं बात करूं तो मोटापा की कमी से एक तो होता है आपका हृदय रोग, एक होता है आपका मधुमेह, एक होता है आपका निद्राकालीन। अब ये निद्राकालीन क्या होता है कि अगर आपका शरीर का वेट बढ़ गया तो आपके क्या होगा, हृदय रोग, जो क्योंकि ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, हृदय पे पड़ेगा। अब हृदय पे क्यों पड़ेगा, क्योंकि मोटापा होने पर क्या होती है, हमारे शरीर की मसल्स बढ़ जाती है, शरीर में मांसपेशियां बढ़ जाती है और रक्तवाहिनियां, क्यों जितनी मांसपेशी होगी तो उतने क्या होगा, रक्तवाहिनियां ज्यादा बढ़ेगी। रक्तवाहिनियां ज्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा, हृदय को ज्यादा रक्त को पंप करना पड़ेगा। इसलिए अगर ज्यादा रक्त पंप करेगा तो हृदय पे इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए हृदय रोग होता है। अब आता है मधुमेह। ये क्या होता है, डायबिटीज होती है और हमारे शरीर में क्या, मोटापा बढ़ने पर जैसे डायबिटीज बीमारी सबसे ज्यादा होती है। अब ये डायबिटीज, मधुमेह या इसे शुगर बीमारी भी कहते हैं। शुगर क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि इसमें शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, शर्करा यानी शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। अब ये शुगर की मात्रा क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि मानव का शरीर जैसे जैसे मोटापा होता जाता है तो उसका आकार बढ़ता जाता है, तो उसके में रक्त की मात्रा बढ़ती जाती है। तो अगर ज्यादा रक्त होगा तो उसमें क्या होगा, शुगर की मात्रा भी ज्यादा होगी, ठीक है। अगर शुगर की मात्रा ज्यादा होगी तो क्या होगा, उसमें डायबिटीज हो जाएगी। और एक आते हैं निद्राकालीन। आपने देखा होगा कि जो ज्यादा मोटे होते आदमी या ज्यादा हष्टपुष्ट आदमी होता है, या जैसे आपके मैं बात करूं, जैसे आपके तारक मेहता उल्टा चश्मा में जो हाथी भाई आते हैं आपके, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो क्या करेंगे, शरीर में मोटापा, उनका बीएमआई ज्यादा है तो वो क्या करेंगे, उसको जो मोटा आदमी होता है उसको क्या आती है, सबसे ज्यादा नींद आती है। क्या आती है, नींद आती है, ठीक है। इसलिए इसे निद्राकालीन कहते हैं। और श्वसन समस्या, अगर आप मोटे आदमी को 10 मीटर या 20 मीटर आप उसको रनिंग करा दो तो वो आपको सांस फूल जाएगी और वो आगे दौड़ नहीं पाएगा, वो सांस की समस्या हो जाती है। इसके बाद आता है एक आता है कि जो थायराइड के स्त्राव से कौन सा रोग होता है, कम थायराइड ग्रंथि होती है हमारे शरीर की, जो क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगर इसके थायराइड के कम स्त्राव, अगर थायराइड के कम स्त्राव से कौन सा रोग होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर हमारे शरीर में मोटापा हो जाएगा तो थायराइड क्या करेगा, थायरोक्सिन हार्मोन कम स्रावित करेगा तो कौन सा हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म एक बीमारी हो जाती है। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आता है मोटापा का कारण कि भाई मोटापा आता क्यों है। अब मोटापा आने का कारण है, सबसे पहले है नंबर 1 पे आता है आपका फास्ट फूड। अब ये फास्ट फूड क्या होता है, जो आप शहरी इलाके में जाते हो, ग्रामीण इलाके में फास्ट फूड की देखने में कम मिलता है, लेकिन आप शहरी इलाकों में जाओगे तो आपको ज़्यादातर फास्ट फूड के रेस्टोरेंट मिलेंगे, जिसमें आपके चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब क्या आते हैं, फास्ट फूड आते हैं, जिसमें क्या होती है, वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है। अब ये फास्ट फूड लेने से उनके शरीर में वसा की मात्रा बढ़ जाती है और वसा बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर की क्या बढ़ जाती है, चर्बी बढ़ जाती है। और हमारी जो मुख्यतः चर्बी किसकी बनी होती है, 98% वसा की बनी होती है या फैट बनकर बनी होती है, ठीक है। एक तो हो गया फास्ट फूड के कारण, ठीक है। एक हो गया आपके ज्यादा खाना। अगर आदमी की लिमिट है 4 चपाती खाने की, अगर वो 4 की जगह 8 चपाती खाएगा तो उसके क्या होगा, मोटापा बढ़ जाएगा। अब मोटापा क्यों बढ़ेगा, कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट तो 4 है, अगर आपकी जरूरत तो 4 ही है, लेकिन आप 4 से ज्यादा खा रहे हो, आपकी तो शरीर में एनर्जी ज्यादा आएगी तो आपके शरीर में क्या होगी, फैट बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, फैट बढ़ेगी, ठीक है। ये तो यहाँ पे आपका होता है मोटापा वाला टॉपिक खत्म। इसके बाद आता है आपका रक्तचाप। क्या आता है, रक्तचाप या ब्लड प्रेशर। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, रक्तचाप या ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में हम पढ़ेंगे रक्तचाप किस प्रकार होता है या हमारे शरीर में रक्तचाप क्यों बढ़ता है।
अब जो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, रक्तचाप या रक्तदाब, कि भाई रक्तचाप क्या होता है या रक्तदाब क्या होता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर या रक्तदाब। ठीक है, अब रक्तदाब क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों की दीवारों पर लगाया गया दाब रक्तदाब या रक्तचाप कहलाते हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि हमारे शरीर में क्या होती हैं, रक्त वाहिकाएं होती हैं। अगर इन रक्त वाहिकाओं पर अगर रक्त के द्वारा या इनके दीवारों पर जो दाब लगाया जाता है वो क्या कहलाता है, आपका रक्तदाब या रक्तचाप। आपके एग्जाम में पूछ लेगा 1 नंबर का सवाल, रक्तदाब किसे कहते हैं या रक्तचाप किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों की दीवारों पर लगाया गया दाब रक्तदाब या रक्तचाप कहलाता है। इसके बाद आता है आपका कि रक्तचाप या जो यंत्र होता है इसे क्या किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, जिसे आप ब्लड प्रेशर है या बीपी को किससे मापा जाता है, इसे और किस शॉर्ट में लिख दो यहाँ पे, बीपी। ठीक है, अब इस बीपी को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, एक यंत्र आता है जिसे कहते हैं स्पेग्नोमैनोमीटर। आप जब हॉस्पिटल में गए होगे तो आपके क्या करते हैं, यहाँ से भुजा बांधी जाती है और उसके पंप किया जाता है तो आपकी रीडिंग आती है, और रीडिंग किस में आती है, आपकी उस स्पेग्नोमैनोमीटर में। ठीक है, उस स्पेग्नोमैनोमीटर में आपकी रीडिंग कितनी आती है, अगर ये रीडिंग आपकी सही ऐसी आती है 120 से 80 mmHg आती है तो आपकी जो बीपी है, रक्तदाब है, वो सही है। अगर इससे ज़्यादा या कम होती है तो आपकी बीपी में प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके बाद आता है कि जो ये धमनियाँ क्या आती हैं, धमनियाँ। अभी होता क्या है, हमारा जो रक्त होता है वो किस में बहता है, धमनियाँ और सिराओं में बहता है, और शुद्ध रक्त कहाँ बहता है, धमनियों में बहता है, और अशुद्ध रक्त सिराओं में बहता है। अगर इन धमनियों पर दाब पड़ता है तो क्या होता है, हमारे शरीर में बीपी बढ़ती है। कौन सी धमनियाँ, जो हमारे शरीर में रक्त को ले जाती हैं विभिन्न अंगों तक, किससे, हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। अगर उसमें दाब होगा तो क्या होगा, रक्त दाब बढ़ेगा या बीपी बढ़ेगा। ठीक है, अब आता है रक्तचाप या रक्तदाब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अब ये 2 शब्द आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। ठीक है, जिसे सिस्टोलिक को हिंदी में कहते हैं संकुचन और डायस्टोल को हिंदी में कहते हैं शीतलन। संकुचन और शीतलन, संकुचन का अर्थ होता है जब रक्तदाब बढ़ेगा तो फूलेगा और फूलना, और जो शीतलन का अर्थ है संकुचित होना या सिकुड़ना। ठीक है, शीतलन का। ठीक है, अब आता है कि जो हमारी जो रक्तचाप का जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का जो क्या माप है, तो हमारे जो 120 और 180 के मध्य होगा तो हमारा रक्तचाप सही होगा। अब 120 क्या है, आपके सिस्टोलिक है, और 80 क्या है, आपके डायस्टोलिक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 120 mmHg से 80 mmHg। ठीक है, अब आता है कि जो 1733 है या 1733 में जो स्टीफन हेल्स ने पहली बार क्या कहता है, घोड़ों में, किसमें, घोड़ों में सबसे पहले रक्तचाप हो जाता, किसमें, घोड़ों के अंदर। किसने, स्टीफन हेल्स ने 1733 में सबसे पहले घोड़ों के अंदर क्या किया था, रक्तचाप को खोजा था। इसके बाद क्या किया उन्होंने, इसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं 1983 या 1983 में कायलन, कौन आता है, कायलन आता है, जिन्होंने रक्तचाप को परिभाषित किया था। जो मैंने आपको परिभाषा बताई है, ये किसने दी थी, कायलन ने दी थी, कि भाई रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों की दीवारों पर लगाया गया दाब रक्तचाप या रक्तदाब कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है निम्न रक्तदाब। क्या पढ़ना है, निम्न रक्तदाब। ठीक है, अब ये निम्न रक्तदाब क्या होता है, एक आता है उच्च रक्तदाब, यहाँ पे होता है बीपी हाई, नहीं बीपी लो और बीपी हाई। आपने कई आपके घर में जो बुजुर्ग हो, बड़े लोग हो, उन्होंने बोला होगा कि भाई मेरे आज बीपी बढ़ गई या बीपी लो हो गई। वो बीपी क्या होती हैं आज आपको हम समझाते हैं। ठीक है, बीपी एक होता है निम्न रक्तचाप, जिसकी रीडिंग क्या होती है 90 से 60। अगर इसकी रीडिंग ऊपर वाली सिस्टोलिक की रीडिंग अगर 90 से 120 से कम या 90 के आसपास ही हो, और जो ये डायस्टोल की रीडिंग है 60 तक आती है, तो आपका क्या होगा, निम्न रक्तचाप होगा या बीपी लो हो गई है। अगर आपकी रीडिंग 90 से 60 के मध्य आती है तो आपकी बीपी लो हो जाती है। अब 90 क्या हो गया, आपका सिस्टोलिक हो गया, और जो 60 हो गया वो आपके हो गया डायस्टोलिक। ठीक है, ये रही। अगर यहाँ पे रीडिंग आपकी आ गई 19 और यहाँ पे आ गई आपकी रीडिंग 60, ये रीडिंग आ गई आपकी, तो आपको क्या होगा, बीपी लो होगा। क्या होगा, बीपी लो या निम्न रक्तचाप। क्या होगा, निम्न रक्तचाप। ठीक है, अगर मैं यही बात अगर आगे जाके किसकी बात करूं, उच्च रक्तचाप की, तो उच्च रक्तचाप में क्या होगा, यहाँ पे रीडिंग अगर 140 है और यहाँ पे आपकी 90 है, कितनी है, 90 है,
ठीक है। अगर आपकी ऊपर वाली रीडिंग सिस्टोलिक 140 और नीचे वाली डायस्टोलिक आपकी 90 आ जाती है तो आपको क्या हो रखा है, उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन या बीपी हाई हो गई है आपकी। अगर बीपी हाई हो जाती है तो किसी जो ये रीडिंग की पाठ्यांक है वो क्या हो जाता है 140 से 190 के 90 के ऊपर चला जाता है तो आपकी क्या हो जाती है, बीपी हाई हो जाती है। ठीक है। अब आता है जो रक्तचाप है, निम्न रक्तचाप है, इसको आप किस नाम से जानते हैं, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन या बीपी लो। अब ये एक शब्द आता है हाइपो, हमेशा ध्यान रखना आपकी लाइफ में कहीं पर भी हाइपो शब्द मिले या हाइपो शब्द मिले तो उसका अर्थ होता है कमी। क्या होता है, कमी। अब आता है कि आपके निम्न रक्तचाप के जो कारण होता है, किस कारण होता है, तो निम्न रक्तचाप होता है आपके चोट लग जाती हैं या आप नशा करते हैं, नशे में क्या क्या हो गया, आप अगर स्मोक करते हैं या धूम्रपान करते हैं या शराब पीते हैं, इस कारण होता है। और शरीर में पानी की कमी हो जाती है तब क्या होता है, बीपी लो होता है। और क्या होता है, जो ड्रग्स करते हैं जैसे स्मोक है वगैरह जो भी हैं, वो ड्रग्स के जितने भी नशीले पदार्थ आते हैं उसके अगर सेवन से होता है तो क्या होता है, रक्तचाप, निम्न रक्तचाप होता है। ठीक है। इसके बाद आता है आपका उच्च रक्तचाप, जिसकी रीडिंग क्या होती है 140 से 90 के ऊपर चली जाती है। किसकी, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की रीडिंग 140 या 90 से ऊपर होती है तो आपको क्या होगा, बीपी हाई हो जाएगा, जिसे आपको यहाँ पे कहते हैं हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। अब ये हाइपो का अर्थ होता है कमी और हाइपर का अर्थ होता है अधिक। ठीक है, बीपी हाई। इसके बाद आता है इसका कारण, क्या भाई उच्च रक्तचाप का कारण क्या है। एक तो आता है आप क्रोध करते हो, इसका कारण क्या है, बीपी हाई हो जाती है। एक आप चिंतन करते हो या टेंशन, कोई की किसी भी चीज को लेके आप टेंशन करते हो तो आपकी बीपी हाई हो जाती है। इसके बाद आप ड्रग्स कर रहे हो, नशीले पदार्थ सेवन कर रहे हो, नशीले पदार्थ में आप सिगरेट ले रहे हो या आप सिगरेट है, धूम्रपान है, चिल्लम है वगैरह जो भी कर रहे हो तो आपको क्या होगा, बीपी हाई होगा। ठीक है। शराब आपका मुख्य कारण है बीपी हाई का। ये सब अगर आप इत्यादि सेवन कर रहे हो तो आपको क्या होगा, बीपी हाई होगा। ठीक है। यहाँ पे आपका होगा रक्तचाप समाप्त होता है। और इसके निदान के कारण या इसके क्या क्या लक्षण होते हैं आपके बताऊं तो भोजन में कम मात्रा में करें। आप भोजन को क्या करें, कम मात्रा में करें। अगर बीपी हाई होती है तो आप क्या करें, भोजन को कम से कम लें। और तेली वो मसालेदार जो तेल या मसालेदार जो भोजन होते हैं उससे दूरी बनाए रखें। अब मसालेदार और तेली पदार्थ कौन हो गए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया जो फास्ट फूड होते हैं उनसे आपको दूरी बनाए रखनी है। क्या रखनी है, दूरी बनाए रखनी है। उसको सेवन कम में करना चाहिए। ठीक है। अब आता है नमक का सेवन कम से कम करें। जो नमकीन भोजन होता है या नमक होता है उसकी सेवन आपको कम से कम करना चाहिए, नमक की मात्रा को कम लेना चाहिए। ठीक है। अब आता है पोटेशियम युक्त भोजन अधिक मात्रा में करें। अगर आप ऐसा भोजन ले जिसमें किसकी मात्रा हो, पोटेशियम की मात्रा अधिक हो, वो भोजन आप ले सकते हैं। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा व्यायाम करें और एक्सरसाइज और जिम जाया करें ज़्यादा। अगर आपको बीपी हाई या लो है तो आप क्या करें, रनिंग करा करें और उसके साथ क्या करें, जिम ज्वाइन करें, जिससे कि क्या आपकी बॉडी हेल्थ है वो अच्छी तरह से बनी रहे। ठीक है। इसके बाद आते हैं नशीले पदार्थ का सेवन ना करें। जो नशीले पदार्थ होते हैं जैसे आपके सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, जर्दा, गुटखा, ये जो तंबाकू है, जो आगे के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि अलग अलग नशीले पदार्थों से अलग अलग बीमारियां हैं जो अगली क्लास में होगी। तो आज की जो क्लास है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो धन्यवाद आपको। आपकी जो मेरी क्लास है जो ज़रूर पसंद आई होगी, आप लाइक करें, शेयर करें और क्लास को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद क्लास।